सो हेलो फ्रेंड्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं ओआर सब्जेक्ट, दैट इज ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट, है ना। तो उसमें हमारा जैसे बिगम मेथड का सीरीज चालू था, बिगम मेथड के हम लोगों ने अभी तक 3-4 प्रॉब्लम लिए है ना। तो आज प्रॉब्लम नंबर 4 लेने वाले हैं हम लोग, है ना। तो प्रॉब्लम नंबर 4 जो है हमारा वो यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर में का प्रॉब्लम है, मतलब 2018 का मई 2018 का प्रॉब्लम है, 12 मार्क्स के लिए पूछा है ना। तो देखो, तो 12 मार्क्स का प्रॉब्लम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम का स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। देखो स्टेटमेंट में क्या बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय यूजिंग बिगम मेथड, है ना। और यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमाइजेशन z मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन का इक्वेशन दिया है, z = 3x1 - x2। सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट दिया है, 3 कंस्ट्रेंट है। देखो 2x1 + x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x1 + 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड x2 इज लेस देन इक्वल टू 4, है ना। और सेम जो होता है हमारा जो भी वेरिएबल्स है x1 और x2 बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो इतना हम लोग को प्रॉब्लम दिया है ना। तो अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन की तरफ सब में पहले क्या करना है, हम लोग को सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। हम लोग को एज इट इज ये पूरा का पूरा पहले हम लोग को लिख लेना है। जैसे मैक्सिमाइजेशन z, ये z का इक्वेशन लिख दो, सब्जेक्टेड टू ये कंस्टेंट लिखना है। देखो कंस्टेंट में क्या चेंज होगा मैं आपको बताता हूँ, है ना। जैसे कि आपको पता ही होगा, मैंने पहले भी बताया है कि बिगम मेथड में क्या होता है कि जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्टेंट आएगा, जब भी ऐसा ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा तो क्या होता है, स्लैक वेरिएबल सब्सट्रैक्ट करना है हम लोग को, है ना। मतलब -s और +a आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना है जब ग्रेटर देन इक्वल टू आता है ना। अगर सिर्फ इक्वल टू आया तो क्या करना है, सिर्फ a को ऐड करना है ना, +a को ऐड करना है ना। और अगर लेस देन इक्वल टू आता है, लेस देन इक्वल टू आएगा तो सेम हमारे जैसे सिंपलेक्स मेथड में करते हैं वही करना है हम लोग को, प्लस क्या करना है, s करना है ना। तो +s करना है। ओके, समझ में आया 3 कंडीशन। अब देखो, अब इसी को यहाँ पे अप्लाई करना है। समय पहले देखो 2x1 + x2 कंस्टेंट में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू तो क्या रहेगा, माइनस स्लैक वेरिएबल और ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल, है ना। तो यहाँ पे देखो ये 2 को याद रखो, है ना, क्या हो जाएगा -s1 + a1, है ना। अब ये इज इक्वल टू हो जाएगा ना। इज इक्वल टू के आगे क्या था, 2 था, तो यहाँ पे 2 लिख दो। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे देखो x1 + 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 3 है ना। यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू। देखो लेस देन इक्वल टू रहेगा तो सिर्फ स्लैक वेरिएबल को ऐड करना है। ओके, तो स्लैक वेरिएबल को ऐड करना है तो क्या आ जाएगा, प्लस, देखो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस है, यहाँ पे s1 हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा, +s2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। ओके, अब देखो, अब ये वाला इक्वेशन लास्ट वाला है ना, देखो 2 3, अब यहाँ पे क्या है, 4 है, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है तो क्या होगा, +s। अभी देखो s1 हो गया, s2 हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, s3, है ना, इज इक्वल टू 4। देखो 2 3 4 है ना। और यहाँ पे, अब यहाँ पे z के इक्वेशन में क्या क्या चेंज होगा, z के इक्वेशन में हम लोग को ऐड करना है प्लस, देखो s1 s2 और s3 तीनों आ गए ना। तो क्या करना है, +0s1 + 0s2, है ना, नीचे लिखता हूँ +0s3, है ना। उसके बाद देखो आर्टिफिशियल वेरिएबल आया यहाँ पे, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या लिखना है, यहाँ पे -m लिखना है। क्यों -m, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो -m, अगर मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम रहेगा तो +m लिखना है। ओके, तो -m × a1। ओके, तो इस तरह से इक्वेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे वेरिएबल को भी ऐड कर दो, x1 x2 के साथ साथ क्या आएगा, s1, s2, s3 तीनों आ जाएंगे, और क्या आएगा, a1 भी आ जाएगा, बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो ये हो गई हमारी कंप्लीट इक्वेशन। ओके, और यहाँ पे इक्वेशंस को नाम दे दो, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 हो गए, 1 2 3। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग टेबल की तरफ। फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल देखते हैं हमारा ये वाला, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, बेसिक वेरिएबल के कॉलम में ये सारे वेरिएबल्स मैंने लिख के रखे। अब ये वेरिएबल्स कहाँ से आएंगे, ये वेरिएबल्स आएंगे हमारे z की इक्वेशन से, है ना, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन है। देखो x1 x2 s1 s2 s3 और a1, है ना। तो ये सारे के सारे वेरिएबल यहाँ पे लिख दिए। अब सारे के सारे वेरिएबल का कोएफिशिएंट यहाँ से लिखना है। पहले का क्या है, 3 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा x1 के साथ 3, x2 के साथ क्या है, -1, तो यहाँ पे आ गया -1। देखो s1 s2 s3 के साथ 0 0 0 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 और 0, और a1 के साथ क्या है, -m, है ना, तो यहाँ पे आ गया -m मतलब मैक्सिमम वैल्यू, है ना। बिगम मेथड का मतलब मैक्सिमम वैल्यू होता है ना। अब यहाँ पे ये बेसिक वेरिएबल के कॉलम में भी ये सारे वेरिएबल आ जाएंगे। देखना है इक्वेशन के हिसाब से, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, a है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा a1। ओके, उसके बाद देखो सेकंड इक्वेशन में a आर्टिफिशियल वेरिएबल है क्या, नहीं है, तो स्लैक वेरिएबल को यूज करो, s2
थर्ड इक्वेशन में देखो, थर्ड इक्वेशन में भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है तो स्टैटिक वेरिएबल ले लो S3। ओके, अब इनके सारे कोएफिशिएंट यहां से लिख देना है। ओके, देखो A1 का कोएफिशिएंट क्या है -m, तो यहाँ पे आ जाएगा -m। S2 और S3 का कोएफिशिएंट क्या है देखो 0 है ना, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। ओके, यहां तक हो गया। अब देखो अब क्या करना है, ये A1 रो, S2 रो और S3 रो को कंप्लीट करना है। इक्वेशंस को देखो, इनके कोएफिशिएंट लिखना है वहां पे हम लोग। देखो x1 का क्या है 2 है ना, तो x1 का यहाँ पे कोएफिशिएंट लिख दो 2। ओके, उसके बाद देखो x2 का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो x2 का कोएफिशिएंट 1 लिख दिया। उसके बाद S1 का क्या है -1, तो S1 की जगह पे -1 लिख दो। उसके बाद डायरेक्ट A1 है ना, तो A1 की जगह पे 1 लिख दो, है ना, और इज इक्वल टू क्या है 2 है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में 2 लिख दो। ओके, अब S2 S3 है क्या, नहीं है, नहीं है मतलब यहाँ पे क्या लिखना है 0 लिखना है। ओके, उसी तरह से सेकंड इक्वेशन के लिए करते हैं। देखो सेकंड इक्वेशन में x1 में क्या है 1 है, तो x1 का कोएफिशिएंट 1 लिख दो। 3x2, तो x2 के साथ क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दो। ओके, अब देखो अब क्या है S2। ओके, अब देखो S2 के लिए S2 पे 1 लिख देना है, यहाँ पे इज इक्वल टू क्या है 3 है, तो सॉल्यूशन में यहाँ पे 3 लिख दो। बाकी सारी जगह पे क्या आएगा 0 0 एंड 0। ओके, क्योंकि वो यहाँ पे है ही नहीं। देन इक्वेशन नंबर 3 में देखो x2 और S3 दो ही है ना, तो x2 किधर है, x2 यहाँ पे, x2 पे 1 और S3 पे 1। ओके, x2 S3 इज इक्वल टू क्या है 4 है, तो सॉल्यूशन में 4, और बाकी सारी जगहों पे क्या आएगा 0 0 एंड 0। ओके, इस तरह से तीनों रो कंप्लीट हो गए। अब ZJ निकालना है। ZJ के लिए क्या फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट करेंगे। देखो क्या करना है, सिंपल पहले ये वैल्यू के लिए क्या करना है -m इंटू 2, 0 इंटू 1 0 इंटू 0, है ना। देखो अब 0 इंटू 1 भी 0 हो गया, 0 इंटू 0 भी 0 हो गया, बचा क्या -m इंटू 2 मतलब -2m, है ना। उसके बाद देखो ये दोनों से ये दो 0 है, इनसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होने वाला है ना, तो उसको लेने की जरूरत नहीं। सिंपल क्या करना है -m इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 1, है ना, तो ये दो नीचे के तो 0 हो गए, बचा क्या -m इंटू 1 मतलब -m बचा है। ओके, अब देखो अब इसके बाद देखो -m इंटू -1, है ना, प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, है ना, नीचे के तो 0 हो गए, -m इंटू -1 क्या हो गया +m। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट वैल्यू, अब देखो -m इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 ये भी 0, तो सारा का सारा आ गया 0, है ना। अब नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, अगेन -m इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 0 ये भी 0, 0 इंटू 1 ये भी 0, तो यहाँ पे भी 0 आ गया अगेन। ओके, अब देखो नेक्स्ट -m इंटू 1, तो क्या हो गया -m, 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 ये भी 0, है ना, तो बचा क्या -m इंटू 1 मतलब -m आ गया यहाँ पे। ओके, यहां तक क्लियर है। अब देखो अब ZJ की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हम लोग निकाल भी सकते हैं, या लास्ट वाला जो रहेगा सिर्फ उसके लिए निकालेंगे तो भी चलेगा, सब कॉलम के लिए सब इटरेशन के लिए निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, तो देखो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, CJ माइनस ZJ रो का कैलकुलेशन करते हैं। देखो CJ का रो हमारे पास दिया है, ये CJ का रो है ना, तो देखो अभी 2 माइनस 2m, है ना, देखो अभी 3 माइनस -2m, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2m हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 2m, है ना। अब देखो -1 माइनस -m, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस m, है ना, क्या हो जाएगा -1 प्लस m। ओके, अब देखो 0 माइनस -m, तो क्या हो जाएगा -m, 0 माइनस 0 ये 0 0 ये भी 0, -m माइनस -m, देखो अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये +m हो जाएगा, -m प्लस m क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 0। ओके, तो इस तरह से हमारा इटरेशन कंप्लीट हो गया, ये पूरा टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, अब ऑप्टिमैलिटी का कंडीशन देखना। देखो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, कंडीशन ऑफ ऑप्टिमैलिटी क्या है कि CJ माइनस ZJ रो शुड बी क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, CJ माइनस ZJ रो शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0, है ना, मतलब लेस देन इक्वल्स टू 0 मतलब CJ माइनस ZJ रो में क्या होने चाहिए, सारे के सारे नेगेटिव वैल्यू होने चाहिए या 0 वैल्यू होने चाहिए, है ना, सारे के सारे वैल्यू कैसे होनी चाहिए 0 या नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, है ना। एक भी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए क्या, नहीं होनी चाहिए, एक भी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, है ना, समझ में आया। तो इसलिए देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू दिख रहे हैं, देखो
ये 0 0 ये 3 0 है, इसके बाद ये नेगेटिव वैल्यू, लेकिन देखो यहाँ पे प्लस m है, यहाँ पे प्लस 2m है ना, मतलब ये दो वैल्यू कैसे, ये पॉजिटिव वैल्यू है ना। अब ये दो वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसमें अब क्या करना है अपने को, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, मतलब आगे प्रॉब्लम हम लोग को सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम लोग को की कॉलम और की रो फाइंड आउट करना होता है ना। तो सब में पहले क्या मिलेगा, सब में पहले मिलेगा की कॉलम। ओके, तो देखो की कॉलम के लिए क्या कंडीशन है, की कॉलम के लिए ये कंडीशन होती है मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में कि Cj माइनस Z0 में जो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, सब में बड़ी पॉजिटिव वैल्यू है, उसको हमको सेलेक्ट करना है ना। अब यहाँ पे दो पॉजिटिव वैल्यू, ये और ये है ना। अब इसमें सब में बड़ी कौन सी रहेगी देखने का, यहाँ पे m है, यहाँ पे 2m है ना। तो जहां पे प्लस 2m है ये बड़ी वैल्यू है ना, सिर्फ m रहेगा तो ये छोटी वैल्यू। ओके, अगर क्रॉस चेक करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, m के जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर दो। देखो 3 प्लस 2 इंटू, सपोज m के जगह पे मैंने क्या ले लिया, 50 वैल्यू ले लिया, सब में बड़ी वैल्यू रहती है। ओके, यहाँ पे जितने वैल्यू रहेंगे उससे सब में बड़ी वैल्यू सेलेक्ट करना है आपको, है ना। m के जगह पे मैंने अगर 50 सेलेक्ट कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 50 100 है ना, तो 3 प्लस 100 तो क्या हो जाएगा 103 हो गया है ना। और ये देखो -1 प्लस m है ना, तो -1 प्लस 50, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 49 है ना, प्लस 49 आ गया ना। देखो प्लस 49 बढ़ाएंगे, प्लस 103 बढ़ा, 103 बढ़ा है ना। ज्यादा समझ में नहीं आया, ऐसा कोई भी वैल्यू पुट कर लेना m के जगह पे और उसको कैलकुलेट करके देख लेना। ओके, अब देखो तो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सी रहेगी, ये वाली रहेगी ना। तो इसलिए हमारा की कॉलम कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा, जहां पे 2m है ना। तो 2m है मतलब ये की कॉलम है हमारा। ओके, अब देखो, अब इसको यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ये रहेगा हमारा की कॉलम। अब की रो चाहिए, की रो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए रेशो का वैल्यू निकालना पड़ेगा हम लोग। ओके, अब देखो रेशो का वैल्यू निकालेंगे, क्या है फॉर्मूला रेशो के वैल्यू के लिए, सिंपल, सॉल्यूशन वैल्यू डिवाइडेड बाय की कॉलम वैल्यू है ना। जैसे देखो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा 1, उसके बाद देखो 3 डिवाइडेड बाय 1 क्या आ जाएगा 3, देखो 4 डिवाइडेड बाय 0, अभी 4 डिवाइड बाय 0, 0 से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है इन्फिनिटी है ना। तो उसको छोड़ दो, उसको लेना ही नहीं, उसको सेलेक्ट ही नहीं करना हम लोग, है ना। अब क्या करना है, अब देखो, अब हम लोग को क्या चाहिए, की रो सेलेक्ट करना है। तो की रो के लिए क्या करेंगे, की रो के लिए जो रेशो के वैल्यू हम लोग को मिले हैं उसमें क्या देखना है, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू देखना है। देखो प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का रहने दो या मिनिमाइजेशन का रहने दो, है ना, रेशो की वैल्यू हम लोग को क्या देखना है, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ही देखना है। ओके, तो यहाँ पे मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू जैसे हम लोग को दिख रही है 1 इज अ मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, है ना। तो 1 हमारा मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा की कॉलम, है ना। तो दिस इज आवर की कॉलम, सॉरी की रो, की कॉलम तो ऑलरेडी मिला है हम लोग को ना, दिस इज आवर की रो। अब देखो की रो और की कॉलम जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये क्या रहेगा हमारा, दिस इज आवर की एलिमेंट, है ना। इसको क्या बोलते हैं, की एलिमेंट बोलते हैं ना, विच ऑल्सो इंडिकेट दैट दिस x1 इज रिप्लेस्ड बाय a1, है ना। तो a1 क्या हो जाएगा, a1 रिप्लेस कर देगा, सॉरी a1 रिप्लेस हो जाएगा x1 से, है ना। यहां से अब नेक्स्ट इटरेशन में a1 यहां से हट जाएगा, a1 के जगह पे क्या आ जाएगा x1 आ जाएगा, है ना। और ये a1 साथ ही साथ इस बेसिक वेरिएबल के कॉलम से भी हट जाएगा, है ना। तो देखो अब क्या होता है, देखते हैं नेक्स्ट इटरेशन में, देखते हैं नेक्स्ट इटरेशन पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट इटरेशन पे सब में पहले हम लोग बेसिक वेरिएबल का कॉलम फिलअप करते हैं। बेसिक वेरिएबल के कॉलम में क्या क्या आएगा, देखो यहाँ पे x1 है, x2 है, s1 है, s2 है और s3 है। a1 आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि a1 यहां से एलिमिनेट हो गया, मतलब यहां से भी उसको हटा देना है आर्टिफिशियल वेरिएबल। ओके, अब इन सबके कोएफिशिएंट लिख दो ऊपर। पहला x1 का कितना है 3 है, x2 का -1, ये 0 0 एंड 0। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे बेसिक वेरिएबल पहला क्या था, a1 था, a1 की जगह पे क्या आ जाएगा x1, तो यहाँ पे आ गया x1, और x1 का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, तो यहाँ पे देखो -m की जगह यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, अब बाकी के नीचे के दो एज इट इज, क्योंकि उनका कुछ चेंज होगा क्या, नहीं होगा, s2 और यहाँ पे आ जाएगा s3, तो दिस इज 0 एंड दिस इज 0। ओके, समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है। अब क्या करना है, अब हम लोग को सब में पहले ये सारे के सारे रो कंप्लीट करना है। अब ये सारे रो में सब में पहला रो कौन सा कंप्लीट होगा, न्यू रो। न्यू रो मतलब ये वाला रो x1 जो आया है ना, ये हमारा क्या है, ये है हमारा न्यू रो, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को लिख देना है ऐसे न्यू रो, क्योंकि ये फॉर्मूले में बहुत काम आने वाला है आगे, है ना। अब देखो, अब इसके कैलकुलेशंस हम लोग को करना है। देखो इसको रफ कर देते हैं हम लोग। सब में पहले क्या करेंगे हम लोग, न्यूरो कैलकुलेशन।
तो देखो न्यूरो कैलकुलेशन के लिए क्या है फॉर्मूला, न्यूरो कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला एकदम इजी है। क्या है, न्यूरो वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, है ना। तो ओल्ड वैल्यू मतलब ये देखो यहाँ पे ये की एलिमेंट की रो है ना, ये वाली रो पहली वाली रो हमारी ना, यहाँ पे ये की एलिमेंट 2 है, तो 2 से क्या करना है, ये सारे के सारे वैल्यू को डिवाइड करते जाना है और जो भी आंसर आएंगे यहाँ पे लिखते जाना है ना। तो सिंपल, पहला देखो पहला वैल्यू 2 है और की एलिमेंट भी 2 है, तो 2 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा 1। अभी 1 डिवाइड बाय 2 1/2, माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1/2, 0/2 0 आ जाएगा, अगेन 0/2 ये भी 0 आ जाएगा, है ना। अब ये a1 को तो लेना नहीं हमको, सॉल्यूशन 2/2 आ गया 1। ओके, अब क्या करना है, अब अपने को ये बाकी की ये 2 रो कंप्लीट करना है ना। तो देखो अब ये जो 2 रो हम लोग को कंप्लीट करना है बाकी के, है ना, इनके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, इनके लिए फॉर्मूला, दोनों के लिए भी फॉर्मूला सेम रहेगा। क्या रहेगा, न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू, है ना। ओल्ड वैल्यू मतलब ये वाले वैल्यू, है ना, ओल्ड वैल्यू माइनस ब्रैकेट में करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इनटू करस्पॉन्डिंग न्यू रो वैल्यू, है ना। तो देखो कैसे करना है मैं बताता हूं। सबसे पहले S2 रो का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, S2 रो कैलकुलेशंस। ओके, अब देखो S2 रो कैलकुलेशन में सबसे पहले ये वैल्यू के लिए कैलकुलेट करें x1 की वैल्यू। अब देखो S2 रो में x1 की वैल्यू कितनी है 1 है यहाँ पे, है ना, तो ये ओल्ड वैल्यू हो गई हमारी 1 माइनस, अब देखो S2 रो में करस्पॉन्डिंग की कॉलम की वैल्यू, S2 रो में की कॉलम में कौन सा वैल्यू है वो भी 1 ही है ना, तो यहाँ पे लिख दो 1 इनटू, अब यही जगह पे न्यू रो में जो वैल्यू आई है करस्पॉन्डिंग न्यू रो में वैल्यू कौन सी है 1 है ना, तो ये भी आ गया 1। तो देखो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, है ना, तो यहाँ पे पहला वैल्यू आ गया हमारा 0। अब सेकंड वैल्यू के लिए देखते हैं हम लोग x2 की वैल्यू, यहाँ की वैल्यू, है ना। अब यहाँ की ओल्ड वैल्यू कितनी है 3 है ना, तो यहाँ पे लिख दो 3 माइनस, अब करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू मतलब ये रो में की कॉलम में कौन सा वैल्यू है 1 है। अब ये 1 वैल्यू पूरे रो के कैलकुलेशन के लिए कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, है ना, तो यहाँ पे 1 आएगा इनटू न्यू रो का वैल्यू, मतलब x2 में न्यू रो का वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ पे आएगा 1/2। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/2, है ना, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5, है ना, तो क्या आ जाएगा 5/2, है ना, तो आंसर आ गया 5/2। तो यहाँ पे लिख दो 5 डिवाइडेड बाय 2। ओके, 6 माइनस 1 5, 5/2 आ गया। ओके, अब S1 के लिए करेंगे, है ना, x3 तो है नहीं यहाँ पे, S1 है, तो S1 के लिए कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये वाली जगह के लिए ना। यहाँ पे देखो S1 में यहाँ पे S2 रो में कौन सा वैल्यू था 0 था, ओल्ड वैल्यू इज 0 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू 1 है इनटू S2 में न्यू रो में वैल्यू क्या है -1/2, तो यहाँ पे लिख दो -1/2, ये 0 तो कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे आ गया आंसर +1/2, है ना, तो यहाँ पे आ गया आंसर +1/2, है ना। अब S2 के लिए कैलकुलेट करेंगे, देखो S2 में यहाँ पे ओल्ड वैल्यू कितना है S2 में यहाँ पे 1 है ना, तो देखो 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू 1 इनटू न्यू रो में वैल्यू कितना है 0 है, तो ये सारा 0 हो गया, बचा क्या 1, तो यहाँ पे आ गया 1। अब देखो वापस S3 के लिए कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे क्या है वैल्यू S3 में यहाँ पे 0 है, देखो ओल्ड वैल्यू इज 0 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू 1, न्यू रो में वैल्यू भी 0 है ना, तो देखो ये 0 0 क्या हो गया, सारा का सारा 0 हो गया, यहाँ पे आ गया वैल्यू 0। अब बचा सॉल्यूशन, है देखो सॉल्यूशन में ओल्ड वैल्यू मतलब यहाँ पे ओल्ड वैल्यू कितना है 3 है, तो सॉल्यूशन का ओल्ड वैल्यू 3 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू 1 और न्यू रो में सॉल्यूशन कितना है ये भी 1 है, तो देखो 3 माइनस 1, तो आंसर क्या आ गया 2, तो यहाँ पे आ गया हमारा 2 बराबर। अब देखो अब S3 रो का कैलकुलेशन करेंगे सेम वे में, सेम फॉर्मूला, कुछ भी चेंज नहीं, तो चलो S3 रो के कैलकुलेशंस की तरफ जाते हैं हम लोग। S2 के जगह पे क्या लिख देंगे S3 रो कैलकुलेशन, सब में पहली वाली वैल्यू x1 की वैल्यू, है ना, मतलब ये वाली वैल्यू, है ना, ये वाली वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है ना, तो देखो 0 माइनस, अब करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू मतलब इस रो में की कॉलम में कौन सा वैल्यू है वो भी 0 ही है ना, तो ये भी 0 आ गया इनटू, अब न्यू रो में वैल्यू क्या है पहला वाला वैल्यू, ये ग्रीन कलर की देखना है न्यू रो, अभी जो पहला नया वो बना वो न्यू रो नहीं है, यहाँ पे मैंने क्लियरली लिख दिया कि न्यू रो यही रहेगा, है ना, तो न्यू रो का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1, आंसर क्या आया 0, तो यहाँ पे लिख दो 0।
अब देखो, अब सेकंड वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, 1 है यहाँ पे ना, तो देखो x2 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू क्या है, 0 है, इनटू, अब देखो x2 में न्यूरो में वैल्यू क्या है, 5/2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 5/2। अब देखो 0 इंटू 5/2 ये तो कैंसिल हो गया सब, है ना, बचा क्या 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा, है ना। जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम मैंने आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि जब भी ऐसा होता है कि करस्पॉन्डिंग की कॉलम का जो वैल्यू होता है ये 0 आ गया, सपोज करस्पॉन्डिंग की कॉलम में का वैल्यू अगर 0 आता है तो आगे के सारे कैलकुलेशन 0 हो जाएंगे ना, तो बचेगा क्या, ओल्ड वैल्यूज, है ना। तो इसलिए अगर करस्पॉन्डिंग की कॉलम में वैल्यू 0 है, ऐसा आपको यहाँ पे 0 दिखा, तो ये रो के वैल्यू एज इट इज यहाँ पे लिख देने का, है ना, कुछ भी टेंशन नहीं लेने का, वही वैल्यू आएगी, है ना, क्योंकि 0 से आगे अब देखो करके बताता हूँ। S1 का वैल्यू देखो, यहाँ का ओल्ड वैल्यू कितना है, S1 का 0 है, देखो 0 माइनस ये 0 रहेगा इनटू, अब देखो S1 में देखो न्यूरो में वैल्यू कितना है, -1/2, 0 से मल्टीप्लाई हुआ मतलब ये 0 हो गया, बचा क्या, ये 0 बचेगा खाली ना, तो ओल्ड वैल्यू भी यहाँ पे आते जाएंगे ना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, ये 0 ये 1 आएगा और ये A1 तो नहीं आएगा, ये लास्ट का वैल्यू कितना है 4 है ना। सॉल्यूशन के लिए वापस करके बताता हूँ मैं, देखो सॉल्यूशन के लिए क्या हो गया, सॉल्यूशन के लिए देखो ओल्ड वैल्यू कितनी थी, सॉल्यूशन के लिए 4 थी, बराबर, माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू 0 इंटू न्यूरो का वैल्यू सॉल्यूशन का 1 है, ये सारा 0 होगा, बचा क्या 4, है ना। इसलिए मतलब जितना भी कैलकुलेट करोगे आप, ये 0 से मल्टीप्लाई हो गए तो ओल्ड वैल्यू भी आते जाएंगे आंसर में, है ना। तो इसलिए ये रो के जो वैल्यू है वही एज इट इज यहाँ पे आएंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ओके। तो इस तरह से ये टेबल भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब क्या करना है, ZJ कैलकुलेशन की तरफ जाना है ना। ZJ कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग, एकदम सिंपल, देखो 3 into 1 प्लस 0 into 0 प्लस 0 into 0, है ना। अभी नीचे के 2 0 होने की वजह से ये सारे वैल्यू 0 होते जाएंगे, सिर्फ ऊपर के वैल्यू बनेंगे। देखो 3 into 1 यहाँ पे आंसर आ गया 3, है ना। देखो उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू लेना है, 3 into 1 ये आंसर आ गया 3। अब उसके बाद देखो 3 into 1/2, है ना, प्लस 0 into 5/2 प्लस 0 into 1, है ना, तो बचेगा क्या 3 into 1/2, है ना, मतलब सिंपल 3/2, है ना, 3 into 1/2 मतलब 3/2। देखो उसके बाद देखो 3 into -1/2 प्लस 0 into 1/2 प्लस 0 into 0, है ना, तो क्या बचेगा 3 into -1/2 मतलब -3/2, है ना। उसके बाद देखो 3 into 0 0 हो गया, 0 into 1 0, 0 into 0 ये भी 0, तो सारा का सारा 0 आ गया। यहाँ पे भी देखो 3 into 0 0, 0 into 0 0, 0 into 1 0, तो ये भी 0 हो गया, है ना। अब देखो 3 into 1 यहाँ पे आ गया 3, ओके। अब देखो 0 into 2 और 0 into 4 ये तो 0 होने वाला है। अब क्या करना है, अब CJ माइनस Z0 का कैलकुलेशन करना है। देखो CJ माइनस Z0 का कैलकुलेशन करते हैं, देखो CJ यहाँ पे है, ये ZJ है, 3 - 3 आ गया 0, -1, देखो -1 - 3/2, है ना। देखो यहाँ पे करके देखते, -1 - 3/2 आंसर क्या आएगा, 3 2 जा 3 1 2 1 जा 2 -3 डिवाइड बाय 2, तो -3 - 2 क्या हो जाएगा, -5/2, है ना, तो आंसर आ जाएगा -5/2। अब इसके लिए करते हैं, देखो क्या है 0 -3/2, है ना। देखो अब 0 -3/2, तो यहाँ पे आंसर आएगा +3/2, समझ में। 0 -3/2 तो आंसर क्या आ गया, +3/2 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये तो 0 - 0 0, ये भी 0 - 0 0, ओके। अब देखो, अब CJ माइनस Z0 को देखो, CJ माइनस Z0 कैसे चाहिए हम लोग को, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। मतलब CJ माइनस Z0 में सारे के सारे वैल्यू कैसे चाहिए, एक तो 0 चाहिए या नेगेटिव वैल्यू चाहिए, एक भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बाकी के सारे वैल्यू ठीक है, लेकिन ये 3/2 वैल्यू ये पॉजिटिव वैल्यू आया है ना। मतलब हमारा कंडीशन ऑप्टिमैलिटी को रीच किया है क्या, प्रॉब्लम नहीं किया, कंडीशन ऑप्टिमैलिटी रीच अभी तक नहीं हुआ है। मतलब अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट इटरेशन को जाना पड़ेगा, है ना। तो अब नेक्स्ट इटरेशन को जाने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, की कॉलम और की रो फाइंड आउट करना पड़ता है। तो देखो की कॉलम सब में पहले मिलता है हम लोग को। की कॉलम के लिए क्या कंडीशन है हमारे पास, की कॉलम के लिए कंडीशन है मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, इसलिए कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू को देखो, यहाँ पे एक ही पॉजिटिव वैल्यू है, ये वाला, है ना, तो यही रहेगा हमारा की कॉलम। तो दिस इज आवर की कॉलम, है ना, ये है हमारा की कॉलम, ओके। अब की रो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, रेशो की वैल्यूज निकालेंगे। रेशो का फॉर्मूला क्या है, सॉल्यूशन डिवाइड बाय की कॉलम वैल्यू, है ना, मतलब 1 डिवाइडेड बाय -1/2, है ना।
देखो 1 डिवाइडेड बाय -1/2 क्या हो जाएगा, यहां पे करके बताओ। 1 डिवाइडेड बाय -1/2 है ना। अब ये 1/2 उल्टा हो जाएगा, 1 इंटू क्या हो जाएगा 2/1 माइनस में, है ना। तो ये क्या आएगा आंसर, ये आएगा आंसर -2 है ना। तो यहां पे आ जाएगा आंसर -2। ओके, अब देखो उसी तरह से 2 डिवाइडेड बाय 1/2 है ना। अब देखो 2 डिवाइडेड बाय 1/2 का आंसर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे करके बताओ। 2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये 1/2 उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/1, 2 2 जा 4, तो आंसर क्या आएगा 4, वो भी कैसा +4। ओके, अब देखो 4 डिवाइडेड बाय 0, अभी 4 को 0 से, किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आता है, इसलिए इसको हम लोग को लेना ही नहीं है, डैश मार के छोड़ दो, है ना। सो सेलेक्ट ही नहीं करना। ओके, अब देखो, अब हम लोग को पता है रेशो के वैल्यू मिल गए हैं, तो अब की रो के लिए क्या कंडीशन है, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम रहने दो, मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम रहने दो। कंडीशन क्या होता है, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ एक ही वैल्यू है जो पॉजिटिव है, ये वाला वैल्यू, है ना। ये मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू 4 रहेगा, है ना। तो इसलिए हमारा की रो क्या रहेगा, की रो इज दिस वन, है ना। ये रहेगा हमारा की रो, है ना। दिस इज आवर की रो, दिस इज आवर की कॉलम, और जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है ये हमारा की एलिमेंट है ना। तो दिस इज आवर की एलिमेंट 1/2। ओके, अब देखो यहाँ पे कौन रिप्लेस कर रहा है किसको, S2 को रिप्लेस कौन कर रहा है, S1 कर रहा है ना? समझ में आया। तो अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट इटरेशन की। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये सारे वैल्यू एज इट इज रहेंगे, सीजे कॉलम के वैल्यू, सीजे रो के वैल्यू एज इट इज रहेंगे। अब बेसिक वेरिएबल का जो कॉलम है, यहाँ पे पहला वैल्यू हमारा x1 था, x1 एज इट इज रहेगा, इसका कोएफिशिएंट 3 एज इट इज रहेगा। S2, अब S2 के जगह पे क्या आ गया, S1 आ गया, तो S2 के जगह पे यहाँ पे आ गया S1, S1 का कोएफिशिएंट क्या है 0 है। ओके, उसके बाद देखो जो S3 है, S3 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे S3 एज इट इज है, इसका कोएफिशिएंट 0 एज इट इज है ना। उसके बाद यहाँ पे हमारा रहेगा ZJ, और यहाँ पे रहेगा CJ माइनस ZJ, है ना। तो CJ माइनस ZJ का रो एज इट इज रहेगा। अब देखो अब क्या करना है, अब इसको हम लोग को कंप्लीट करना है। तो जैसे कि आपको पता है, सब में पहले कौन सा वैल्यू कंप्लीट होगा, सब में पहले हमारा कंप्लीट होगा न्यू रो, है ना। अब यहाँ पे न्यू रो कौन सा है ना, न्यू वैल्यू कौन सा एंटर हुआ है, S1, तो दिस इज आवर न्यू रो, ये है हमारा न्यू रो, है ना। अब न्यू रो को कंप्लीट करने के लिए क्या है फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है, ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाय की एलिमेंट, है ना। तो ओल्ड वैल्यू कौन से वाले, ये देखो ये वाली है न्यू रो, है ना। तो इसके जो सारे ओल्ड वैल्यू है इनको की एलिमेंट से डिवाइड करना है। की एलिमेंट है 1/2, तो सबको 1/2 से डिवाइड करना है। सब में पहला करेंगे हम लोग 0 डिवाइड बाय 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0, है ना, यहाँ का वैल्यू। ओके, उसके बाद देखो 5/2 डिवाइडेड बाय 1/2, देखो 5/2 डिवाइड बाय 1/2 करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 5/1 मतलब आंसर क्या आएगा 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ गया 5। उसके बाद देखो 1/2 डिवाइड बाय 1/2 आंसर आएगा 1। उसके बाद देखो 1 डिवाइडेड बाय 1/2, है ना, 1 डिवाइडेड बाय 1/2 करेंगे तो आंसर ये देखो 1 डिवाइड बाय 1/2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा, है ना। ये माइनस था इसलिए माइनस आया, प्लस रहा तो प्लस आता है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद देखो 0 डिवाइड बाय 1/2 आंसर 0 आएगा, सॉल्यूशन में 2 है। 2 डिवाइडेड बाय 1/2, देखो 2 को अगर 1/2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा 4 आएगा, है ना, क्योंकि 1/2 उल्टा हो जाता है, ऊपर चला जाएगा 2, तो 2 into 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आंसर आ जाएगा हमारा 4। ओके, तो इस तरह से हमारी जो न्यू रो है, न्यू रो सारी की सारी कंप्लीट हो गई। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को x1 रो और S3 रो ये दोनों को कंप्लीट करना है ना। और दोनों के लिए फॉर्मूला हमारा सेम है। क्या है फॉर्मूला, न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इनटू करस्पॉन्डिंग न्यू रो वैल्यू, है ना। तो अब देखो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे x1 रो और S3 रो का भी कैलकुलेशन कर लेंगे। सब में पहले लिखेंगे हम लोग x1 रो कैलकुलेशन, सब में पहले क्या करेंगे x1 को करेंगे, x1 रो का कैलकुलेशन, उसमें भी x1 पहली वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे ओल्ड वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 माइनस, यहाँ पे देखो यहाँ पे की कॉलम में वैल्यू कितना है, यहाँ पे की कॉलम में वैल्यू है 1/2, है ना, ये वैल्यू है -1/2 है ना, ये वाला -1/2, तो करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू हो गया -1/2 इनटू, अब यहाँ पे न्यूरो का वैल्यू क्या है 0 है ना, तो ये सारा 0 हो गया, बचा क्या 1 बचा, तो यहाँ पे आ गया पहला वैल्यू 1, है ना, ये वाला। उसके बाद इसके लिए कैलकुलेट करेंगे x2 ओल्ड वैल्यू, देखो x2 में पहला वाला रो में x2 में ओल्ड वैल्यू क्या है 1/2 है ना,
करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू -1/2। ओके, और न्यूरो में वैल्यू कितना है? न्यूरो में वैल्यू है 5। ओके, अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखो क्या मिलता है हम लोग को, 1/2 माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। ये 5 × 1 5/2 है ना, बेस कॉमन है तो एडिशन होगा, 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6, 6/2 है ना, मतलब 2 × 1 2, 2 × 3 = 6, तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू मिल गई 3। अब S1 के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो देखो S1 में यहाँ पे ओल्ड वैल्यू क्या है, यहाँ पे ओल्ड वैल्यू है -1/2, ये 0 आएगा। देखो -1/2 माइनस माइनस 1/2 × 1 रहेगा, है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 0, है ना, तो ये आ गया 0। अब देखो ये नेक्स्ट वैल्यू S2 के लिए कैलकुलेट करते हैं, ओल्ड वैल्यू क्या है, 0 है, माइनस -1/2 करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, है ना। और S2 में देखो न्यू वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है, माइनस माइनस तो सब में पहले प्लस हो गया, ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, +1, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, +1। अब S3 के लिए कैलकुलेट करते हैं, S3 और सॉल्यूशन बच गया। देखो S3 के लिए कैलकुलेट करेंगे, S3 में यहाँ पे ओल्ड वैल्यू क्या है, 0 है, माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू 1/2, ओके, इनटू, अब देखो न्यूरो में वैल्यू क्या है, S3 में 0 है, सारा का सारा क्या हो गया, 0, तो यहाँ पे आंसर आ गया 0। अब सॉल्यूशन लास्ट बचा हमारा, सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन में देखो ओल्ड वैल्यू, यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या है, वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू -1/2 इनटू न्यूरो में सॉल्यूशन में वैल्यू कितना है, 4 है, इनटू 4, माइनस माइनस सब में पहले प्लस हो गया, 2 × 1 2, 2 × 2 = 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या आ गया, +2, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू मिल गई हम लोग को +2। ओके, इस तरह से x1 रो सारा का सारा कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा, अब S3 रो बचा हमारा, है? चलो S3 रो को कैलकुलेट करते हैं, सेम फॉर्मूला, है ना, कुछ भी चेंज नहीं, वही फॉर्मूला। चलो सब में पहले ये वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, x1 की वैल्यू, S3 रो में x1 की वैल्यू, पहली वैल्यू, S3 रो पहला वैल्यू, ओल्ड वैल्यू क्या है, 0 है, माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम में वैल्यू अगेन 0 है। देखो करस्पॉन्डिंग की कॉलम में अगर वैल्यू 0 आता है तो क्या होता है, यही सारे वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। पहली वैल्यू करके देख लेंगे, 0, यहाँ पे भी 0 है, तो 0 × न्यूरो में वैल्यू क्या है, न्यूरो में वैल्यू भी 0 है, बोलो सब 0, तो आंसर भी तो 0 ही आएगा। दूसरी भी करके देख लेते, x2 का वैल्यू बता देंगे, यहाँ पे देखो ओल्ड वैल्यू कितना है, 1 है, माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू 0 × 5, आंसर क्या आएगा, 1, है ना। तो जो भी आंसर आएंगे वो यही वैल्यूज आएंगे ना, ये वैल्यू एज इट इज आ जाएंगे। तो बिना देखिए ये वैल्यू यहाँ पे लिख दो सीधा सीधा, 0, यहाँ पे भी 0, इधर क्या है, 1 है, 1 देन 4। ओके, इस तरह से तीनों रो कंप्लीट हो गए। अब ZJ कंप्लीट करना है, तो ZJ कैलकुलेशंस करते हैं हम लोग। देखो ZJ कैलकुलेशन के लिए सिंपल, 3 × 3 प्लस 0 × 5 प्लस 0 × 1। ओके, तो 3 × 3 क्या हो गया, सॉरी पहले ये करेंगे ना, 3 × 1 प्लस 0 × 0 प्लस 0 × 0, तो 3 × 1 क्या आ गया आंसर, 3। अब ऐसे 3 × 3 9, है ना, 3 × 0 0 × 1 प्लस 0 × 0, आंसर 0, 3 × 1, है ना, प्लस 0 × 2 प्लस 0 × 0, है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। 3 × 0 प्लस 0 × 0 प्लस 0 × 1, आंसर 0। ओके, देन देखो 3 × 2 प्लस 0 × 4 प्लस 0 × 4, है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6, है ना, 3 2 6, राइट है ना, 3 3 9, 3 1 3, 3 0 0, 3 1 3, 3 0 0, 3 2 6। ओके, राइट। अब CJ माइनस ZJ का कैलकुलेशन करें, CJ रो यहाँ पे रहा, ZJ रो इधर रहा, 3 - 3 0, -1 -9, है ना। देखो अब -1 -9 क्या हो जाएगा, -10, राइट है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होगा, 0 - 0, ये तो 0 आ गया, 0 - 3, है ना। देखो 0 - 3 क्या आएगा आंसर, -3। उसके बाद देखो 0 - 0, ये भी 0। हाँ, तो देखो अब आप जैसे देख रहे हो, हमारा CJ माइनस ZJ रो है, जिसपे जो भी वैल्यू है, एक तो 0 वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है ना। मतलब CJ माइनस ZJ रो इज लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, मतलब 0 या 0 से छोटे वैल्यू है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है क्या, नहीं है। मतलब हमारा ऑप्टिमैलिटी का कंडीशन रीच कर चुका है, मतलब अब और इटरेशन करने की जरूरत नहीं है।
समझ में आया? तो चलो अब क्या करना है, अब लास्ट स्टेप हमारा जो बचता है ना, प्रूफ करना है हम लोग को, वैल्यू आंसर्स को प्रूफ करना है। सब में पहला वाला देखो हमारा क्या आंसर आया, x1, सिर्फ हम लोग को x1 मिला, s2 s3 है, x1 मिला है। x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू सॉल्यूशन में देखना कितना है, 2 है, तो x1 की वैल्यू हम लोग को 2 मिली। x2 आया क्या यहाँ पे, x2 नहीं आया, x2 नहीं आया तो उसको क्या करना है, x2 को 0 लेना है ना। और z की जो वैल्यू मिली है हम लोग को, देखो zj के कॉलम में यहाँ पे ये वैल्यू है ना, सॉल्यूशन कितनी मिली, 6 मिली। हाँ, तो अब जो प्रॉब्लम में जो हमको z का इक्वेशन दिया था, क्या दिया था z का इक्वेशन, देखो z इज इक्वल टू क्या दिया था, 3x1 माइनस x2 है ना, ये इक्वेशन दिया था। अब इस इक्वेशन में ये x के दोनों वैल्यू पुटअप करने के है ना, और आंसर 6 आना चाहिए है ना। देखो कर लेते हैं हम लोग, 3 इंटू ये कितना है 2 प्लस x2 तो 0 है, सॉरी यहाँ पे माइनस 0 है ना। देखो 3 टू क्या हो गया 6 है ना, तो z की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, और z की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी है 6 है ना। समझ में आया? तो प्रॉब्लम समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।